नमस्कार दोस्तों, इंग जॉन चैनल के हाईटेक सेगमेंट पर आज एकदम बिल्कुल नए विषय पर एक वीडियो प्रस्तुत है। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने हाल ही में 11/5/23 को एक पत्र जारी कर समस्त अध्यापक जो लेवल 1 और 2 के हैं, कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करवाते हैं, उनके लिए शिक्षक आवश्यकता आकलन पत्र भरने की अनिवार्यता का आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा स्टार्स प्रतियोगिता 2023-24 के तहत समस्त अध्यापकों को एक 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अध्यापक की क्या स्थिति है, अध्यापकों का मूल्यांकन करने के लिए विभाग ने एक गूगल फॉर्म जारी किया है, जिसका नाम उन्होंने शिक्षक आवश्यकता आकलन टीचर्स नीड असेसमेंट TNA के नाम से एक प्रक्रिया जारी की। उस गूगल लिंक के द्वारा आपको अपनी स्थिति और अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करनी अनिवार्य है। आइए दोस्तों, मैं आपको उस गूगल लिंक पर लिए चलता हूं। आप उस गूगल लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश सोशल मीडिया के सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, विभागीय ग्रुप्स में वह लिंक उपलब्ध है गूगल फॉर्म का, जो अधिकृत रूप से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी किया गया है। उस गूगल लिंक को आप चाहे तो कॉपी करके अपने डेस्कटॉप सिस्टम या मोबाइल या लैपटॉप के URL पर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पेस्ट करने पर आप इसको खोलेंगे तो इस तरह का गूगल लिंक आपके सामने खुलेगा। टीचर्स नीड असेसमेंट फॉर FLN टीचर्स ट्रेनिंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की टीचर ट्रेनिंग के लिए टीचर को इस समय किस प्रकार के प्रशिक्षण, किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है, उसको लेकर यह विभागीय मशक्कत है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, शिक्षिका का नाम। उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट ID RJJO लिखिए। यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका के विद्यालय का नाम, आप वर्तमान में जहाँ पद स्थापित है उस विद्यालय का नाम लिखिए। लेवल 1 या 2 या प्रबोधक या अन्य कोई भी आपका कैडर हो सकता है। जो सभी अध्यापक जो कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापन करवाते हैं, यहाँ पर आपके विद्यालय का UDIS कोड आपको लिखना है। शिक्षक शिक्षिका का मोबाइल नंबर, अपना संपर्क नंबर यहाँ लिखना है। यहाँ पर मेल ID दर्ज करनी है आपको। आपके विद्यालय का स्तर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या जैसा है उसको एक सेलेक्ट करना है। आप कौन से ब्लॉक में कार्यरत हैं, यहाँ प्री डिफॉल्ट जिले की सूची में से अपना जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपके मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्नोत्तर हैं। NCF फाउंडेशनल स्टेज पाठ्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऐसे शिक्षित व्यक्तियों को बनाना जो अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, भविष्य के रोजगार के अवसरों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, आजीवन सीखने और सिखाने के प्रति लगाव को बढ़ावा देते हैं, विकास के अन्य पहलुओं पर अकादमिक सफलता को प्राथमिकता देते हैं। तो साथियों, आप में से कोई एक विकल्प इसमें से चुन के आपको यहाँ चुनना है। आपको जो विकल्प सबसे अधिक अपील करें या सही प्रतीत हो उसको चुने आप, फिर यहाँ इसको सबमिट करना है। इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रचनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप इन चारों विकल्प को पढ़कर एक बेहतरीन विकल्प आप सेलेक्ट करें। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बच्चे के साथ प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण में सहायक भाषा के रूप में उपयोग करने की सिफारिश करने के पीछे इस नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य क्या है? शुरुआती वर्षों में मातृभाषा स्थानीय भाषा में बच्चों को सीखना सुगम हो पाएगा। इससे बच्चे अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा को अधिक सीख पाएंगे। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक पूर्णतया मातृभाषा स्थानीय भाषा का ही उपयोग कर पाएंगे। इनमें से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर मैं किसी भी विकल्प को सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अपने स्व विवेक से जो विकल्प आपको सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हो उसको आप सबमिट कराएं।
शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ घर की भाषा या उनके समझ की भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्थानीय भाषा में अधिक सीखते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है और बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षक के पूर्व सीखने के अवसर मिलते हैं। बच्चों को संबंधित विषय वस्तु की अवधारणाएं समझने में मदद मिलती है। उक्त में से सही कथन कौन सा है? अगर आपको लगे 2 और 3 दोनों सही है तो इसको सेलेक्ट करें, 1 और 3 सही है तो इसको सेलेक्ट करें। आपको लगे कि केवल 3 सही है तो इसको सेलेक्ट करें और केवल 1 सही है तो इसको सेलेक्ट करें। अगला जो प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस पैकेज का क्या उद्देश्य है? इसके लिए जो भी विकल्प आपको यह सही प्रतीत हो, आप उसका चयन करें। विवेक जी कक्षा 1 से 3 में हिंदी भाषा पढ़ाते हैं। अगले प्रश्न में उन्हें पाठ योजना निर्माण हेतु तो किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर आपकी काबिलियत इस बात में है, यदि आप कक्षा 1 से 3 हिंदी भाषा पढ़ाते हैं तो अपनी टीचर डायरी उस दिन का कंटेंट प्लान करते समय किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए? जैसे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, अधिगम संकेतांक, सीखने के प्रतिफल, पाठ्यक्रम, अधिगम संकेतांक, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अधिगम संकेतांक, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, अधिगम संकेतांक। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों का सही अर्थ क्या है? आप क्या समझते हैं बहुकक्षीय कक्षा शिक्षण या बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से? इन चारों विकल्पों में एक का चयन करें। 8वां जो प्रश्न है, नीचे मौखिक भाषा संबंधी 4 कथन दिए गए हैं। कक्षा 1 बच्चे में आने से पूर्व भाषा बोलना जानते हैं, अतः मौखिक भाषा पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे के साथ स्कूल आते ही पठन लेखन पर काम कर देना चाहिए। तीसरा कथन है, मौखिक भाषा बच्चे के पठन और लेखन को सहयोग प्रदान करती है, इस पर प्रारंभ से ही काम करना चाहिए। इनमें से आप किस कथन को सही मानते हैं? केवल 1 या 2 या 1 3 या 3, जो भी आपको उचित लगे आप उसको चयन करें। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरिस्ट्री के अनुसार भाषा के घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। मौखिक भाषा विकास पठन विकास को मजबूती देता है। डिकोडिंग मौखिक भाषा विकास के लिए आवश्यक है। पठन कौशल लेखन कौशल को समृद्ध करता है। FLN के अंतर्गत भाषा के 8 घटक बताए गए हैं। इनमें से आप किस कथन को सही समझते हैं? 1 2 3, 1 3 4, 1 3, 1 2 3 4, चारों को। अगला प्रश्न, आपके विचार से निम्न में से कौन सी चीजों को याद करना प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए कठिन होगा? तो आप इनमें से कोई भी जो सही विकल्प आपको प्रतीत हो आप उसको सेलेक्ट करें। विवेक जी कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए योजना बनाता है। योजना के तहत यह गतिविधियां करते हैं। गतिविधि 1, बच्चों को स्कूल के पुस्तकालय ले जाते हैं। बच्चों के स्तर के अनुसार कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बनाते हैं। बच्चों को स्तर के अनुसार किताबें पढ़ने का समय देते हैं। बच्चों में नो बैग डे के एक दिन बच्चों को अपनी रुचि और अपने स्तर के अनुसार किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बच्चों को पढ़ने की आदत विकसित करने पर ज्ञान देते हैं। आप इनमें से कौन सी गतिविधियों को अपनाएंगे? क्या 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 या 1? तो कौन सी गतिविधि बच्चों में जो है पढ़ने की आदत विकसित करेगी? आपको तय करना है कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न 12 में सुनीता जी कक्षा 3 के बच्चों को शुद्ध वर्तनी सिखाने के लिए नीचे दिए गए कुछ अभ्यास कराती है। दिए गए 4 विषयों में से किसी एक विषय पर पैराग्राफ लिखने को कहती है, जैसे कहना, बरसात, मेरा गांव, खेल आदि। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों में से 5 या 7 शब्द बार बार लिखवाने का अभ्यास करती है, या बच्चों के लिए एक श्रुत पैराग्राफ बोलती है, उन्हें लिखने के लिए कहती है। बच्चों को 4-4 के समूह में बांटकर अपने अपने समूह के लिए एक लिखित अंताक्षरी खेलने को कहती है। अशुद्ध शब्दों को सुनकर बोर्ड पर लिखती है। सही शब्दों को बच्चों से नए वाक्यों में प्रयोग करने को कहती है। कौन सा विकल्प बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड अभ्यास से संबंधित है? 1 2 या सभी, या 1 2 4, 1 4 5 या 1 3 4? 13वां प्रश्न, 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को भाषा सीखने की शुरुआत की ध्वनि पहचानने के साथ क्यों की जाती है? यानी कि सिखाने की शुरुआत ध्वनि पहचान के साथ क्यों सिखाई जाती है? इनमें से जो भी विकल्प सही है आप चुनिएगा।
14वां प्रश्न है, एफएलएन के अनुसार गणित के घटकों के बारे में नीचे दिए कथनों को पढ़िए। संख्या ज्ञान पर कार्य करने से पहले संख्या पूर्व अवधारणा पर काम किया जाना चाहिए। पैटर्न पर काम करने से पूर्व संख्या ज्ञान पर काम किया जाना चाहिए। डाटा का रख रखाव गणित का एक घटक है। एफएलएन के अंतर्गत गणित के 7 घटक बताए गए। जो भी सही है, कौन से कितने कथन सही है, आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। 15वें प्रश्न के रूप में निर्मला जी कक्षा 3 में स्थानीय मान की अवधारणा सिखाती है। इस दौरान इन्होंने निम्न क्रम का पालन किया। इकाई और दशक का उपयोग करते हुए संख्या निर्माण सिखाने के लिए बंडल्स का उपयोग किया। दशक के बंडल्स की गिनती करी। दैनिक जीवन के वस्तुओं के चित्रों का उपयोग करते हुए संख्या निर्माण सिखाया। किसी सहायक सामग्री के बिना संख्या निर्माण सिखाया। आप स्थानीय मान की अवधारणा को समझाने के लिए किस क्रम का उपयोग करेंगे? इनका ऑर्डर देखना है कि ए पहले 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 2 करेंगे, 5 करेंगे, या सबसे पहले 3 करेंगे, या सबसे पहले 2 करेंगे, या सबसे पहले 4 करेंगे, फिर उनका ये क्रम रहेगा। तो कौन सी गतिविधि किस क्रम में की जानी चाहिए, आपको इसमें गतिविधि का क्रम तय करना है। 16वें प्रश्न के रूप में, गांव के मेले में एक टॉफी खरीदने पर 2 सीटियां साथ में मिल रही है। रेशमा को अपने सारे भाई बहनों के लिए कुछ टॉफियां और 10 सीटियां खरीदनी है। 10 सीटियां पाने के लिए उसे कितनी टॉफियां खरीदनी पड़ेगी? कक्षा में जब सवाल इस तरह से दिया जाता है तो बच्चे इसे हल नहीं कर पाता है, जबकि इसी सवाल को बदलकर इस तरह पूछा जाता है कि रेशमा को के कुल 5 भाई बहन है, उसने प्रत्येक के लिए 2 सीटियां लेनी है। ऐसी स्थिति में उसे कितनी टॉफियां खरीदनी चाहिए? तब बच्चे इस सवाल को कर लेते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका क्या कारण है, आप सोचे। विद्यार्थियों को एक अप्लाइड या अनुप्रयुक्त ज्ञान का उपयोग करने की जानकारी नहीं होना है, या और भी जो कुछ भी विकल्प आप इसमें से सर्वोचित समझे, आप उसका चयन करें। 17वें प्रश्न के रूप में, एक बैठक में आकलन पर चर्चा चल रही थी। अलग अलग शिक्षकों ने अपने अपने विचार रखे। आप कौन से शिक्षक के विचार से सहमत है? यानी कि एवोल्यूशन या आकलन या असेसमेंट किसे कहते हैं, इसको उस परिभाषा के अनुरूप कौन सा कथन आप सही पाते हैं, उसका चयन आपको करना है। साथियों, 18वें प्रश्न के रूप में, शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए कार्य को एकत्र कर उनकी जांच करता है। उसके पश्चात वह अपनी अगली योजना बनाता है, जिसमें बच्चे की आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को समायोजित करता है। इस प्रक्रिया में वह क्या कर रहा होता है? क्या वह केवल सीखने का आकलन करता है, लर्निंग असेसमेंट? क्या वह सीखने के रूप में आकलन करता है? क्या वह सीखने के लिए आकलन करता है? या सभी सही है? जैसा भी आपको उचित लगे, आप उसमें से चयन करें। 19वें प्रश्न के रूप में, विद्या प्रवेश पाठ्यक्रम में माता पिता की भागीदारी का क्या महत्व है? एक पेरेंट के रूप में स्कूल में पहली बार प्रवेश लेने के बाद बच्चे के लिए उनकी क्या भूमिका रहती है? इसका विकल्प आप इन चारों में से चयन करें। 20वें प्रश्न के रूप में, इनमें से कौन से विषय मुद्दे आप इस वर्ष आवश्यक रूप से प्रशिक्षण में शामिल करना चाहते हैं? उपरोक्त 1 से 19 तक के प्रश्नों के अलावा भी आपका अगर कोई सुझाव इनमें से कोई बनता है तो उस पर टिक करें। यानी टिक तो सब पे करना है आपको, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे? पहले विषय में आपको बता दूं, बच्चे में पढ़ने की आदत विकसित करने की गतिविधियों पर काम होना चाहिए, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज पर समझ विकसित करने पर कोई प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, या बहुकक्षीय बहुस्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों और कैसे है, या अधिगम संकेतांक आधारित गतिविधियों की समझ विकसित करना है, या शिक्षकों द्वारा एफएलएन पर किए गए कार्य को प्रस्तुत करने के अवसर मिलना है, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आकलन या स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर साझा समझ विकसित करना है, या क्लस्टर कार्यशाला की आवश्यकता और इसकी कार्य योजना पर कार्य करना है। एफएलएन पर आधारित कोडेड लर्निंग आउटकम को सीसीई के तहत संरेखित करना है, या कला खेल खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, या लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न निर्माण कैसे करें? तो ये जो 10-12 जो पॉइंट्स है, इनमें से किस पॉइंट्स का प्रशिक्षण आप सबसे पहले लेना चाहिए? उनके नंबर देने हैं आपको। जैसे या इसको एक मैं सबसे पहले मान लो इसको 1 दूं, ये सब मुझे मेरे हिसाब से, जैसे ये पहला है, फिर मैं दूसरा इसको दूंगा, तीसरा इसको दूंगा, चौथा इसको दूंगा, पांचवा इसको दूंगा,
छठा इसको दूंगा, सातवां इसको दूंगा, आठवां इसको दूंगा, नौवां इसको दूंगा, 10वां इसको दूंगा। इस प्रकार आप इनका क्रम, वरीयता क्रम तय कर सकते हैं। तो और फिर आप अंत में उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले अध्यापक साथियों, अगर आपको लगे कि यहाँ पर मेरे किसी आंसर को सुधार करना है, तो आप इस फॉर्म को क्लियर पर क्लिक करके पूरी एंट्री वापस कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, एक बार जब ये सबमिट हो जाए तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको नया फॉर्म ही भरना पड़ेगा। आप सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने उच्चाधिकारियों को शेयर कर सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण होगा कि आपने आंसर रेस्पॉन्स कर दिया है। हालांकि आप जो भी आंसर यहाँ देंगे वो वहाँ गूगल फॉर्म जारी करने वाले अकाउंट पर सभी सूचनाएं सम्मिलित रूप से मिल जाएगी। तो इसको सबमिट करने पर यहाँ आपके पॉपअप आएगा। ये जहाँ जहाँ स्टार्स लगे हुए हैं, सभी चीजों पर स्टार, जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो सारी जानकारियां आपको अनिवार्य रूप से सबमिट करनी है, उनको आपको खाली नहीं छोड़ना है। मैंने एक काल्पनिक प्रेजेंटेशन इसका किया है, अतः आप इसको पूरा भरकर सबमिट करें, लास्ट में स्क्रीनशॉट प्रस्तुत करें। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किस प्रकार TNA, टीचर नीड असेसमेंट का गूगल फॉर्म भरें और क्यों ये भरना आवश्यक है और इस फॉर्म का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर जानकारी आपके साथ साझा करी। यह महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत कम समय में सभी शिक्षकों तक यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। अतः इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि विभाग अपनी मंशा पर खरा उतर सके और FLN प्रारंभ करने से पहले विषय का निर्धारण कर सके। निर्धारण करने में आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इसको आवश्यक रूप से सबमिट करें। साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय।